नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन जिसमें हमको बताएंगे देश की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारतीयों पर भी दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड के काशीपुर की एक युवक इस समय ईरान में फंसा हुआ है। आपको बता दें, युवक के परिवार ने भारत सरकार से उसे सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी अर्पित सैनी मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं और बताया जा रहा है कि अर्पित करीब 8 महीने पहले नौकरी के सिलसिले में विदेश गया था। कंपनी के काम के कारण वो ईरान में मौजूद था और इसी बीच क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण उसकी वापसी फिलहाल संभव नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अर्पित ने फोन पर अपने परिवार से बातचीत कर बताया कि वो अभी सुरक्षित हैं, लेकिन इसी के साथ अब वहां पर माहौल काफी तनावपूर्ण बन चुका है। बेटे के ईरान में फंसे होने की खबर से परिवार काफी चिंतित है और अर्पित के पिता विनोद कुमार सैनी और बहन कशिश सैनी ने सरकार से अपील की है कि ईरान से अब मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था की जाए। मेरा नाम कशिश सैनी है। अर्पित सैनी मेरा छोटा भाई है और वो मई में गया था। उसको 8 साढ़े 8 महीने हो चुके हैं और अभी जिस तरह से वहाँ का माहौल है, सब चीज़ हो रखी है, वो उससे थोड़ा डर रखा है। उसको थोड़ा ना नींद आ रही है, वो बोल रहा था कि मैं नींद नहीं आ रही, पर मम्मी पापा को तसल्ली देने देने के लिए बोला तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। पर उसको खाने का भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉपरली खाना वाना सब कुछ नहीं मिल रहा है उसको। और उसको भी है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर आना है। बस गवर्नमेंट से हमारी यही वो है। मेरा नाम विनोद कुमार सैनी। बाजू कौन है ईरान में आपका? ईरान में मेरा बेटा है बड़ा वाला, क्या नाम है उनका? अर्पित सैनी। किस पर्पज से गए थे ईरान में? ये मर्चेंट नेवी में है सर। ऐसा होता है। ये सबसे पहले तो यूरोप गया था, फिर यूरोप से कंपनी जो है दूसरी कंपनी चेंज करके फिर दुबई गया। और दुबई से ही उसका इराक ईरान जो है। रमजान के पाक महीने में देश भर में रोजा इफ्तार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम की ओर से एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और जिसमें राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां शामिल हुई हैं। लखनऊ में आयोजित इस रोजा इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। कार्यक्रम में उनके साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली भी मौजूद थे, जो कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में उलमा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौलाना सुफियान, आपको बता दें कि वहां पर निजामी सहित कई धार्मिक विद्वानों ने भी शिरकत की और इफ्तार कार्यक्रम के दौरान आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम समाज में आपसी मेलजोल और सद्भाव को मजबूत करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें हापुड़ की शिवानी त्यागी ने शानदार सफलता हासिल की है। शिवानी त्यागी, जिनकी रैंकिंग 807 रही, रेलवे अधिकारी मीनू त्यागी की बहन है। उन्होंने इलाहाबाद में अपनी बहन के घर रहकर तैयारी की थी और परिवार की बात करें तो उनके पिता हृदय त्यागी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करते हैं। शिवानी के एक भाई रेलवे पुलिस में कार्यरत है, जबकि आपको बता दें कि दूसरा भाई पारिवारिक ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालते हैं। यह उनका अंतिम प्रयास था और इस प्रयास से उनकी सफलता दिलाई गई है। एनसीआर में ही मीनू त्यागी के पति राहुल सिंह भी रेलवे अधिकारी हैं और हमारे संवाददाता शम्सताज ने शिवानी त्यागी से खास बातचीत की, इससे उन्हें कठिन मेहनत और परिवार के सहयोग का धन्यवाद किया। उनके इस सफलता ने पूरे परिवार और शहर में खुशी और गर्व का माहौल बना दिया। मशहूर शायर का ये मुनव्वर राना साहब का ये 4 मिसरे बहुत ही इनके ऊपर फिट बैठ रहे। किसी की हिस्से में दुका आई, किसी की हिस्से में मका आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आज उसी माँ की दुआ से ये कहाँ पहुँची है उनसे हम खुद ही जानते हैं। शिवानी त्यागी जी, मेरा नाम शिवानी त्यागी है और मैंने यूपीएससी सीएसई 2025 एग्ज़ाम में 807 रैंक हासिल की है। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मेरी हापुड़ से हुई है 12th तक और कॉलेज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई बहन हैं जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। और भाई बहन क्या कर रहे हैं?
मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है वो संभालते हैं। मेरी सिस्टर जो यहाँ पे हैं आज वो रेलवे में ऑफ़िसर हैं और मेरा दूसरा भाई वो रेलवे पुलिस में है। इसका श्रेय किसको देगी? इसका पूरा क्रेडिट सबसे ज़्यादा मैं अपनी मदर और अपनी सिस्टर को देती हूँ, जिनकी वजह से मैंने तैयारी शुरू की और क्योंकि थोड़ी लंबी जर्नी रही है तो उसमें बनी रही और आज फाइनली यहाँ पे पहुँची हूँ। उसके अलावा मेरे मेंटोर्स, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, उन सबको भी क्रेडिट जाता है। व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही है, जो भी एस्पिरेंट्स इसको देखेंगे उनके लिए यही मैसेज है कि आप सही स्ट्रैटेजी और सही डायरेक्शन में पूरे हार्ड वर्क के साथ और ऑनेस्टी के साथ आप लगे रहें और यू विल गेट द सक्सेस। और इस फील्ड में नहीं तो किसी फील्ड में आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। देश के लिए क्या करना चाहते हैं? अभी फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जो भी सर्विस मिलेगी मेरा यही मोटिव है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं सर्विस में जाऊं और अपना जो भी रोल है उसे अच्छे से करूं कि लोग इंस्पायर हों और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आए। शिवानी का कहना है कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हर मुकाम पे, हर एग्ज़ाम पे हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन लगन और मेहनत और झिझक छोड़ के बने रहिए हमारे साथ। महुआ खबर के लिए एनी मुहिब के साथ शम्स ताज, प्रयागराज। मुरादाबाद की मुंडापाड़ी थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें कि सिरस खेड़ा गांव में वर्तमान प्रधान और भावी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हो गया। इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सिरस खेड़ा गांव में वर्तमान प्रधान इकरार और भावी प्रत्याशी अब्दुल्ला के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि एक ऑडियो कॉल पर हुई गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और भारी पथराव भी किया गया। आरोप है कि इस दौरान अवैध तमंचे से फायरिंग की गई। इससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। हंगामे के दौरान अब्दुल्ला के चाचा वाहिद को दूसरे पक्ष के लोगों ने घेर कर बहुत पीटा और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लाया गया। उप निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सीतापुर जिले में रेउसा कस्बे में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की जान जाने के बाद मामला सामने आया है। आपको बता दें, घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। मामला रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित उजाला हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राजापुर इसरौली थाना गांव निवासी विपिन की पत्नी प्रीति, उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी उसे प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उसकी हालत अचानक से बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल संचालन पर बिना डिग्री इलाज करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया और साथ ही अस्पताल परिसर में हंगामा किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया गया, जबकि साथ ही बताया गया कि बाद में अस्पताल संचालन और परिजनों ने वहां उसके बीच समझौता कराया गया। देर रात करीब 2 बजे परिजन बिना किसी लिखित शिकायत और बिना पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर चले गए। अगली खबर आ रही है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अफवाहों का बाजार बहराइच जिले में गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि कार्तनिया घाट जंगल क्षेत्र में स्थित गिरजापुरी पेट्रोल पंप पर तेल की भारी किल्लत और कीमत बढ़ने की अफवाहों के चलते लंबी कतारें लग गई हैं। पेट्रोल लेने आए लोग घंटों लाइनों में खड़े रहे, इससे पंप कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और संदेशों ने अफवाहों को और ज्यादा हवा दे दी। अफवाहों के चलते पेट्रोल और डीजल की खरीदारी में भीड़ लग गई। हालांकि पंप प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि तेल की कोई कमी नहीं है और कीमतें स्थिर होंगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास ना करें और जरूरत पड़ने पर ही तेल खरीदें। साथ ही आपको बता दें कि जिले में वहां पर फिलहाल तेल की कोई वास्तविक कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों की वजह से लोग असमंजस में फंसे हुए हैं। रायबरेली जिले के बछरावा में भाजपा नेता और अधिवक्ता हरिओम चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो में धमकी देने वाले की पहचान सलाउद्दीन मंसूरी के तौर पर की गई, जो कि बछरावा कस्बे का ही निवासी बताया जा रहा है। वीडियो में धमकी देने वाले ने स्पष्ट रूप से हरिओम चतुर्वेदी की जान को खतरे में डालने की बात कही, जिससे इलाके में तनाव और सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद भाजपा नेता और उनके समर्थक मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और स्थानीय पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है
और साथ ही धमकी देने वाले सलाउद्दीन मंसूरी की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय कदम भी उठाए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने यह भी कहा कि राजनीतिक और पेशेवर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी। भाजपा नेता हरिओम चतुर्वेदी ने इस घटना की निंदा की है और साथ ही कहा कि वो कानून के दायरे में रहकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इटावा जिले में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मलखान सिंह यादव की कार का एक्सीडेंट होने से इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार मलखान सिंह यादव विवाह समारोह से लौट रहे थे, तभी बड़पुरा क्षेत्र के कुंडेश्वर के पास सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के एयरबैग्स खुल गए, जिससे मलखान सिंह यादव बाल बाल बच पाए। हालांकि उनके साथ बैठे कांग्रेस पीसीसी मेंबर कोमल सिंह कुशवाहा के हाथ में चोट आ गई है। उन्होंने प्राथमिक उपचार कराया और बाद में अस्पताल में जांच कराई। बड़पुरा थाना पुलिस और चौकी इंचार्ज ने मौके पर जाकर दुर्घटना का मुआयना किया और पुलिस ने कहा कि आरोपी वाहन चालक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की जाएगी। घटना ने स्थानीय लोगों के बीच ही सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता बढ़ा दी है। मलखान सिंह यादव और उनके परिवार ने सभी से संयम बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि जैसे कि जानकारी सामने आई है कि वहां पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कार का एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें कि वहां पर कार सामने से आ रही थी और एक तेज अनियंत्रित कार ने उन्हें आकर जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि वहां पर लगातार देखा, उन्होंने यही जानकारी दी कि वो किसी विवाह समारोह से लौट रहे थे। उसी दौरान एक अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी और गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी, अब उसके बाद वहां पर वो बच गए और एयरबैग्स की वजह से उनकी जान बच पाई, जबकि उनके साथ में जो पीसीसी कांग्रेस मेंबर थे उनके हाथ में चोट आई है। इसके बाद उनका उपचार कराया गया और जांच के लिए भी वहां पर पता लगाया गया। आपको बता दें कि लगातार वहां पर कोशिश की गई कि इसे समझा जा सके कि कैसे ये पूरी दुर्घटना हुई है और लगातार अब इस पर जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन सी गाड़ी थी जिससे पूरी दुर्घटना हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के कई राज्यों के राज्यपालों में अब बड़ा फेरबदल कर दिया है। इस फेरबदल के तहत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए अब उन्हें तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। इस खबर के आते ही उनके अपने शहर गोरखपुर में जश्न का माहौल है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर के खजनी विधानसभा के रुद्रपुर में जन्मे शिव प्रताप शुक्ला का राजनीतिक सफर जमीन से जुड़कर शिखर तक पहुंचने वाला रहा है। छात्र राजनीति यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले शुक्ला जी ने साल 1989 में गोरखपुर शहर सीट से पहली बार विधायक बनकर अपनी पहचान बनाई। वो 2002 तक लगातार विधायक रहे और यूपी सरकार में मंत्री के रूप में भी जनता की सेवा की। छात्र जीवन में राजनीति का सफर तय करने वाले शिव प्रताप शुक्ला अब मौजूदा समय में तेलंगाना के राज्यपाल मनोनीत किए गए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं इस समय हम गोरखपुर स्थित उनके आवास पर हैं। ये अभी भी उनके आवास पर शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल के रूप में 2023 में मनोनीत किए गए थे। और उनके घर पर अभी जश्न का माहौल है। जो भी उनके परिवार के सदस्य के लोग हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। पप्पू भैया, अभी बाबूजी को बड़ी जिम्मेदारी फिर मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे? वो पार्टी संगठन के व्यक्ति थे और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद उन्होंने पार्टी संगठन के सदस्यता से इस्तीफा देकर पूर्णतः संवैधानिक रूप से जो जिम्मेदारी उनको मिली उस जिम्मेदारी का उन्होंने 3 वर्ष 1 महीना लगभग हिमाचल के महामहिम राज्यपाल के रूप में निर्वहन किया। अब नई जिम्मेदारी उनको तेलंगाना राज्य के महामहिम राज्यपाल की महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के उस पर जो आगे का काम को उस राज्य का दिया गया है, उसको उस राज्य के बेहतरी के लिए, उस राज्य के विकास के लिए और उस वहाँ के उस प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करेंगे और देश हित में, उस प्रदेश के हित में अपना योगदान देंगे। भैया, अगर बात करें 89 से उनके राजनीति का सफर तय शुरू होता है
4 बार वो विधायक रहे, राज्यसभा में भी गए और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। तो इस दौरान जो उनका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, क्योंकि वो लगातार पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे और शायद यही कारण है कि लगातार उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो अखिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक संगठन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव, उसके बाद माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में, माननीय राजनाथ जी की सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का सफलतापूर्वक उन्होंने निर्वहन किया। उसके बाद 2009 से 2017 तक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अपना पूरे कार्यकाल को अच्छे ढंग से निर्वहन किया। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में मुख्य सचेतक के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में उन्होंने भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उसके बाद संवैधानिक रूप से जो पद उनको महामहिम राज्यपाल का हिमाचल के रूप में मिला, उसका भी उन्होंने अच्छे से निर्वहन किया। और अब नए दायित्व के प्रति जो उनके ऊपर पार्टी महामहिम के नए दायित्व के रूप में जो भारत सरकार के आदरणीय लोगों ने उनके ऊपर जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसका भी वो अच्छे से निर्वहन करेंगे। शिव प्रताप शुक्ला की निष्ठा और अनुभव को देखते हुए भाजपा ने उन्हें 2016 में राज्यसभा भेजा। 2017 से 2019 तक उन्होंने केंद्र में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। फरवरी 2023 में जब उन्हें हिमाचल का 29वां राज्यपाल बनाया गया तो वहां नशाखोरी के खिलाफ उनकी मुहिम ने उन्हें जनता का चहेता बना दिया। अब तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बात करते हैं सतीश भैया कि ये बताइए, खजनी जैसे छोटे से गांव रुद्रपुर खजनी में है, इनका पैतृक आवास रहा है, छोटा सा गांव, वहां से उन्होंने निकलकर देश के फलक, जो देश की बड़ी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें वो शामिल हुए। कैसा सफर था उनका? शुरू से वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, संगठन में थे और संगठन का काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे। बीच में किन्हीं कारणों से जब वो चुनाव हारे तो लगता था कि पार्टी सत्ता में नहीं थी और तमाम चीज़ें थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्हें जिम्मेदारियां दी गई। वजह क्या थी? संगठन से कभी इन्होंने बगावत नहीं किया, संगठन में बने रहे। इसी कारण संगठन और पार्टी इनको आगे बढ़ाती रही और हर नेतृत्व में इन्होंने सफलता से काम किया। तो आगे अभी लास्ट टाइम आप लोगों की बात हो पाई है क्या? हाँ, बात हुई है। कब हुई है बात? सुबह बात हुई है। क्या कह रहे थे? और क्या कहेंगे भाई क्या कहेंगे। हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किए राज्यपाल के पद पे, वहाँ से फिर तेलंगाना जा रहे हैं, तेलंगाना का नेतृत्व करेंगे। तो मतलब क्या बातचीत हो भाई? कब तक शपथ ग्रहण ले रहे हैं? क्या 1-2 दिन में शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके आगे तो देखा जाएगा। फिर आज जब नियुक्ति की घोषणा हुई तो गोरखपुर में उनके आवास पर शुभचिंतकों और स्थानीय लोगों का तांता लग गया। मिठाई बांटी जा रही है और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। घर पर मौजूद परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू भी हैं। इनका कहना है कि शिव प्रताप जी जमीन से जुड़े नेता हैं। उन्होंने गोरखपुर का मान हमेशा बढ़ाया है। एक राज्यपाल से दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाना उनकी कर्मठता का प्रमाण है। रात में ही बात हुई जब हम लोग टीवी पे देखे कि दिखाया कि माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो फिर मैं फ़ोन मिलाया, चाचा जी का फ़ोन उठा और मैंने उनको बधाई भी दी और आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामना भी दिया। भैया कब से उनके साथ हैं आप? मतलब कुछ ऐसी यादें जो लगी कि हाँ वो जुनून, वो जोश अभी भी है? फिलहाल जब से मैं इस पृथ्वी पे आया और होश संभाला तब से मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं उनका भतीजा हूँ। तो आपका ये सवाल जो कब से आप उनको जानते हैं,
नहीं जानते नहीं है उनके संघर्ष, उनके कार्य, कुछ ऐसे उनकी यादें आपको याद हो जो मतलब लगे कि हाँ सब कुछ जो हजारों की भीड़ में अलग उनको बताती हो। देखिए, उन्होंने उस समय राजनीति शुरू की, जब भारत विद्यार्थी परिषद से उन्होंने राजनीति शुरू की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने राजनीति किया। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी में 19 महीना 27 दिन वो मीसा के द्वारा गोरखपुर जिला कारागार में बंद रहे और एक भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनको जाना गया। प्रयागराज और कानपुर जिलों के संगठन मंत्री के रूप में विद्यार्थी परिषद में उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की, गोरखपुर में उन्होंने वकालत भी किया। उसके बाद फिर 89 में उनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी प्रत्याशी के रूप में उनको चुनाव लड़ाया गया। पहली बार 89 में, फिर 91 में, फिर 93 में, फिर 96 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव जीता। कल्याण सिंह, माननीय राजनाथ सिंह, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, सब लोगों के साथ मायावती के अलायंस गठबंधन के द्वारा भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन की बनी, उसमें भी वो मंत्री के रूप में कार्य किए। 91 में मंत्री रहे, 93 में मिनिस्टर रहे, 96 में रहे और 2002 तक वो मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कार्य किए। उसके बाद फिर 2016 में उन्हें राज्यसभा। तो भैया 2006 और 2016 के बीच का जो दौर था, लोग कहते हैं कि वनवास काटे और ये तमाम चीज़ें पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया, तो आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मुझको नहीं लगता कि वनवास शब्द हम नहीं कह सकते, क्योंकि 2009 में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही जी के साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया उन्होंने। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ उन्होंने काम किया। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। 2016 तक लगातार वो प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे संगठन के रूप में। उसके बाद 16 में उनको राज्यसभा की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद राज्यसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका उन्होंने निभाई, फिर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई। फिर 2023 में उनको माननीय महामहिम हिमाचल के रूप में वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए। ये चलिए, वो तो अभी तेलंगाना के भी नियुक्त हो गए। आगे आप लोग उनको कहाँ तक देखना चाहते हैं? देखिए, जो उनकी निष्ठा और जो परिश्रम उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किया है, निश्चित तौर पे वो और प्रगति के रूप में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यही महाकाल और माता रानी से हमारा अनुरोध। भारतीय जनता पार्टी के एक अनुभवी और निष्ठावान चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना चुके शिव प्रताप शुक्ला की इस नियुक्ति ने गोरखपुर को फिर से गौरवान्वित किया है। लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल के बाद अब तेलंगाना में भी महामहिम की भूमिका में शिव प्रताप शुक्ला अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बेहद कुशलता से करेंगे। निखिलेश प्रताप की रिपोर्ट, गोरखपुर से। अभी भी परिवार की जो सदस्य है वो कहते हैं कि उनका कद भले ही छोटा हो, लेकिन उनके जो हौसले हैं वो बहुत बड़े हैं और यही वजह है कि इस उम्र में भी वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं और अपने संघर्षों के बल पर वो यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी उन्हें और आगे जाने की कामना परिवार के लोग कर रहे हैं। महुआ खबर के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। बांदा जिले की तिंदवारी क्षेत्र की निवासी शांभवी चौधरी ने यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए आईएएस में AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल किया है। वहीं पर उनका चयन अब IRTS में ऑल इंडिया रैंक 445 पर हुआ है और शांभवी तिवारी की इस सफलता से पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके पिता ने बताया कि उनकी बेटी की मेहनत और लगन ही उसे मुकाम तक लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आज शांभवी ने न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाया बल्कि बांदा जिले का नाम भी देश भर में रोशन कर दिया। शांभवी ने वर्षों की कड़ी तैयारी और अनुशासन से यूपीएससी परीक्षा में अपनी मेहनत को रंग दिखाया और अब उनके इस प्रदर्शन ने युवाओं के लिए प्रेरणा का काम किया है और ये साबित कर दिया कि समर्पण और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पूरे जिले में इस उपलब्धि को अब लेकर गर्व का माहौल है और शांभवी तिवारी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लिखने के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।